हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल समझो फिजिक्स में। स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है डायमेंशन एनालिसिस हम अब तक पूरा कर चुके हैं। तो अभी डायमेंशन एनालिसिस के लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए। अब इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एरर इन मेजरमेंट, यानी कि मापन में त्रुटि। तो त्रुटि हम देखेंगे, फाइंड आउट करेंगे मापन में। तो मैं गौरव कुमार, लेक्चरर फिजिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश से। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज एरर इन मेजरमेंट जैसे हमने बताया हम पढ़ने वाले हैं। एरर का मतलब बेटा होता है, हमने बताया है, त्रुटि। तो त्रुटि जनरली जब भी कोई मापन किया जाता है किसी भी भौतिक राशि का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आ जाती है। चलिए पहले एक क्वेश्चन बनता है कि मेजरमेंट करना ही क्यों है। ये डायमेंशन एनालिसिस में मैंने आपसे कहा भी था, उसमें पूछा भी था, क्यों करते हैं मेजरमेंट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का? जस्ट फॉर कंपैरिजन। आपको एक कंपैरिजन करना होता है, एक तुलना करनी होती है भौतिक राशियों के मानों की, तभी हमें मापना पड़ता है। जैसे अगर एक क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे, 20 स्टूडेंट हैं फॉर एग्जांपल, तो आप जानते हैं 20 के 20 स्टूडेंट्स की हाइट एक जैसी नहीं है ना, वेट एक जैसा नहीं है। तो हमें मापना पड़ेगा ना किसकी हाइट किसके कंपैरिजन में कितनी है, किसका वेट किसका कितना है। तो हमें एक स्टैंडर्ड चूज करना पड़ेगा जिसको हम यूनिट मान लेते हैं और उससे हम कंपेयर करके उसका मेजरमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है मेजरमेंट करने का। अब जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ आ जाती है एरर, त्रुटि। त्रुटि मतलब एक तरह की अनसर्टिनिटी है कि हम कुछ वैल्यू मेजर करना चाह रहे हैं। हाँ, हमें फॉर एग्जांपल 9.8 वैल्यू लाना है लेकिन 9.8 नहीं आ रहा है। ठीक है ना, पता समझ में आ रहा है 9.8 किसकी बात कर रहा हूँ, किसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, जी का वैल्यू होता है। तो हमें ये वैल्यू लाना लेकिन नहीं आ रहा है। हमें कुछ ना कुछ ये वैल्यू कई बार हो सकता है इससे कम आ रही हो। कम आने का मतलब है 9.7 आ रहा हो या 9.6 आ रहा हो, ठीक है, या कई बार ज्यादा आ रहा हो, 9.85 आ रहा हो या 9.9 आ रहा हो, कुछ भी पॉसिबल है। तो ये अनसर्टिनिटी कई बार आ जाती है। ठीक है, तो इसी अनसर्टिनिटी को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं एरर। तो कोई भी मेजरमेंट जब आप करेंगे किसी ना किसी अपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से ही करेंगे, तो वो इंस्ट्रूमेंट से आप करने पे कुछ अनसर्टेनिटी मिल जाती है, कुछ कमी मिल जाती है उसके मान में, वही है एरर। सिंपल सी बात है। अब एरर को ना कुछ क्लासिफाई कर देते हैं अलग अलग तरह से। कई तरह की एरर हो सकती है जो देखने में हमें एक्सपेरिमेंट में जनरली मिलती है। इसमें से पहला पार्ट आ जाता है स्टूडेंट्स, सिस्टमैटिक एरर, यानी कि एक व्यवस्थित त्रुटि है। ये एक पूरे व्यवस्थित रूप में आपको मिलती है। व्यवस्थित रूप में जनरली ये जाने हुए किसी कारण की वजह से ही हो जाती है। कोई आपको पता है कि आपका हो सकता है आपको इंस्ट्रूमेंट कुछ खराब है, कुछ उसकी इम्परफेक्ट डिजाइन है, डिजाइन प्रॉपर नहीं है, तो आपको पता है तो गलती करेगा ही करेगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ प्रॉपर उसमें डेफिनेटली एरर आपको मिलती रहेगी सिस्टमेटिक वे में। तो कई बार वो एरर पॉजिटिव हो सकती है, कई बार नेगेटिव हो सकती है। पॉजिटिव और नेगेटिव का होने का सिर्फ इतना ही मतलब होता है कि जो वैल्यू है, कई बार आपका जो आना चाहिए तो 9.8 तो नहीं आ रहा है, कभी हम इससे ऊपर चले जाएंगे, कभी हम इससे कम चले जाएंगे। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हम निकाल लेते हैं। कभी जैसे वर्नियर कैलिपर्स स्क्रू गैस, अभी आप एक्सपेरिमेंट में लेबोरेटरी में जाएंगे तो वहां देखिएगा थोड़ा, तो वहां हमसे कुछ बताएंगे, जैसे जीरो एरर वगैरह आ जाता है ना, तो ये सब उसी का ही पार्ट है। अब सोर्सेज हैं कुछ, कहाँ से आती हैं सिस्टमेटिक एरर? नॉन सोर्स तो आता ही है, तो मेनली इंस्ट्रूमेंट से। इंस्ट्रूमेंट में इम्परफेक्ट डिजाइन। इम्परफेक्ट डिजाइन का मतलब है कि पूरी तरह से जो उसका बना है डिजाइन वो सही नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें कमी रह गई है। तो अब हर बार आप जब मेजर करोगे तो कुछ ना कुछ गलती उसमें आएगी, तो एक जीरो एरर उसमें मिल जाती है। तो जीरो एरर जनरली क्या है ना, उसमें अगर आप वर्नियर कैलिपर्स किसी ने लेबोरेटरी में गए हो, कभी देखा हो, तो आपको ध्यान होना चाहिए, एक वर्नियर स्केल होता है और एक आपका मेन स्केल होता है। तो उसमें जीरोस हम वर्नियर स्केल और मेन स्केल के कोइंसाइड करके देखते हैं बेटा। वो जीरो अगर कोइंसाइड कर रहे हैं तो हम कहते हैं हमारा इंस्ट्रूमेंट सही है, नहीं है तो फिर कुछ ना कुछ उसमें इम्परफेक्ट डिजाइन की वजह से वो उसमें कमी मानी जाएगी। तो कई बार वो जीरो एरर पॉजिटिव हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। थोड़ा लेबोरेटरी में हम इसको दिखा करके ही थोड़ा डिस्कस करेंगे, इसके लिए एक लेक्चर हम अलग से बना देंगे वर्नियर और स्क्रू गेज के लिए, वहां से हम इसको करेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पे थियोरेटिकली समझें तो इंस्ट्रूमेंट में कमी की वजह से कुछ ना कुछ यहाँ पर एरर मिल रही है। दूसरा है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, जो प्रोसीजर आप लोग लगा रहे हैं, जो भी उसमें प्रयोग विधि इस्तेमाल कर रहे हैं,
तो उसमें कुछ ना कुछ कमी हो सकती है, वो पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, करने का तरीका सही नहीं है, कहीं ना कहीं आपने कुछ उसमें गलती कर दी है, जानबूझ कर नहीं किया लेकिन अनजाने में हो गया जो भी है, तो उसकी वजह से भी ये एरर आपको, ये गलती अनसर्टेनिटी मिलती रहेगी। फिर कुछ पर्सनल एरर्स होती हैं। पर्सनल एरर कई बार जल्दबाजी में, लापरवाही में, जो कि नहीं करने चाहिए फिजिक्स एक्सपेरिमेंट करते समय, लेबोरेटरी में, किसी भी एक्सपेरिमेंट्स में नहीं करना चाहिए। तो कोई प्रॉपर सेटिंग आपने एपरेटस का नहीं किया, जैसे आपको ध्यान हो ऑप्टिक्स में करते थे ना सेटिंग, तो ऑप्टिक्स में हम इमेज फाइंड आउट करते थे, उसकी पोजिशनिंग, फोकल लेंथ वगैरह हम लोग निकालते थे। तो कई बार प्रॉपर सेटिंग उसकी अगर नहीं होती है, पैरेलैक्स रह जाता है, आप तो कुछ ना कुछ वो लापरवाही कही जाएगी, है ना, किसी भी इंडिविजुअल केयरलेसनेस की वजह से इस तरह की एरर्स मिल सकती हैं। तो ये पर्सनल एरर के अंदर आता है। तो ये भी एक सिस्टमेटिक वे में एरर आपको मिलती रहेंगे। अब इसको कम कर सकते हैं। यस, जो कमी आपको दिखाई दे रही है उनको कम कर दीजिए। कैसे भाई? अपनी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक को सुधार लीजिए। ओके, तो ये कम हो जाएगी। अपना इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल अच्छा चुनिए, बेटर इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, उसमें कोई इम्परफेक्ट डिजाइन ना हो और कोई पर्सनल बायस ना हो, उससे थोड़ा सा दूर रहिए, उसको हटा दीजिए। ठीक है, लापरवाही किसी भी तरह की उसमें नहीं होनी चाहिए। तो ये सिस्टमेटिक एरर होती है। रैंडम एरर्स क्या होती हैं? अब रैंडम एरर्स ये कोई अननोन रीजन की वजह से कई बार आ जाती हैं, कोई कारण नहीं पता क्या कारण है, किस वजह से आ रही हैं, तो बिल्कुल रैंडम होती हैं कि 9.8 आना चाहिए, कभी हो सकता है 9.7 आ रहा है आपका वैल्यू, कभी हो सकता है 9.6 आ गया, कभी हो सकता है 9.9 आ गया, 9.9 कुछ भी आ रहा है। तो बिल्कुल अननोन रीजन की वजह से ये एरर जनरली आ जाती है। तो इस तरह की एरर्स को हम रैंडम एरर कह देते हैं। तो हमें उस कोशिश करनी चाहिए उस रीजन को ढूंढने की। अगर हम एरर को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो वो रीजन मिलेगा तो उसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हैं। जनरली ना एक्सपेरिमेंट्स में एरर संभावित है, आ ही जाती है, कुछ ना कुछ कमी कहीं ना कहीं रह जाती है, 100% नहीं होता है कुछ भी, तो उनको हमें थोड़ा सा दूर करने की जरूरत है। चलिए, अब एक्सप्रेस कैसे करते हैं अपनी एरर्स को, थोड़ा अब समझेंगे। एक्सप्रेस करने के लिए हम जनरली यहाँ पर कुछ चीजें समझ में आएंगी हमको। एक है एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। इनको हिंदी में अगर हम नाम दे दे बेटा तो इसको कहते हैं हम परम त्रुटि। ठीक है, रिलेटिव एरर की अगर बात करें तो इसको बोलते हैं बच्चे हम सापेक्ष त्रुटि। और ये हमारी परसेंटेज एरर होती है तो बेटा इसको बोलते हैं हम प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब क्या है इसमें, कैसे हम निकालते हैं परम त्रुटि का मतलब क्या है, सापेक्ष प्रतिशत क्या होती है, थोड़ा समझते हैं। इसके लिए एक जस्ट बेसिक ओवरव्यू हम देंगे एक एक्सपेरिमेंटल्स का। तो जैसे मान लीजिए कि एक्सपेरिमेंट आपको करने के लिए दिया गया, आपसे कहा गया क्योंकि पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट है, कोई भी वैल्यू उसका निकालना है, क्या रीडिंग्स होंगी देखते हैं करके। तो फॉर एग्जाम्पल आप उसका प्रोसीजर जानते हैं। जैसे मान लो आपको एक मैंने वायर दे दिया, आपसे कहा इस वायर का लेंथ मेजर कर दीजिए, तो यू नो वेरी वेल हाउ टू मेजर द लेंथ, कैसे हम वायर की लंबाई माप सकते हैं, है ना। अब उसमें गलती कितनी करें, लापरवाही करें, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारी वैल्यू जो है वेरी कर सकती है। तो मान लेते हैं कोई एक्सपेरिमेंट आपको करने के लिए दिया गया, मैंने कुछ एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया गया, तो कुछ आपने वैल्यूज मेजर की। ठीक है बच्चे, वैल्यू मेजर्ड की, तो हमारी कुछ वैल्यू जो मेजर होकर के आ रही है, मान लेते हैं A1, A2, A3 अप टू एन टर्म्स, आपने कुछ वैल्यूज मेजर की है। अब एक्चुअल वैल्यू हम कैसे बताएं, कुछ ना कुछ हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि सबकी अलग अलग ही वैल्यू आएगी, हो सकता है सेम भी रहे, कुछ स्टूडेंट्स की सेम हो सकती है, कुछ की अलग हो सकती है। भाई कोई लापरवाही में किसी का इसको स्केल में रीडिंग ही प्रॉपर ना हो, इम्परफेक्ट डिजाइन हो स्केल का, कुछ भी कारण हो सकता है। तो हम फिर उसकी एक्चुअल वैल्यू कैसे पता करें? एक्चुअल वैल्यू का मतलब होता है उसका वास्तविक मान। तो वास्तविक मान फिर हम पता कर सकते हैं इसका एवरेज फाइंड आउट करके। तो एवरेज मतलब इसका औसत। अगर हम इसका औसत निकाल लें A1 प्लस A2 3 अप टू एन टर्म्स, हमारी जितनी भी वैल्यूज हैं अपॉन एन कर दीजिए। अपॉन एन करेंगे तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा एक्चुअल वैल्यू, जो भी वैल्यू इनका मीन मिल रहा है। AM इसको फॉर एग्जाम्पल हम शो कर देते हैं मीन, एक्चुअल वैल्यू हम इसको मान लेंगे अपना। अब एक्चुअल वैल्यू हमें अगर मिल गया तो फिर इंडिविजुअल जो वैल्यू आई है, तो डेफिनेटली एक्चुअल वैल्यू हो सकता है कुछ ना कुछ डिफर हो सभी से। ओके, जैसे हमने एक लेंथ मेजर करने के लिए दिया, इसका लेंथ फॉर एग्जांपल 1.5 सेंटीमीटर था, ये चलो थोड़ा सा कम है तो 2.5 सेंटीमीटर था। तो 2.5 सेंटीमीटर मेजर करना था, लेकिन हो सकता है किसी ने 2.4 मेजर कर दिया, हो सकता है किसी ने गलती से 2.6 मेजर कर दिया, है ना, कुछ ने 2.5 भी किया होगा। तो इन्हीं सब का जब हम एवरेज निकाल रहे हैं तो ये हमारा
एक्चुअल वैल्यू हो जाएगा। अब एक्चुअल वैल्यू है तो जो इंडिविजुअल हमारा वैल्यू हुआ है तो उसमें कुछ ना कुछ हमें अपने में डिफरेंस नजर आएगा। तो उस डिफरेंस को अगर हम देखें तो वही है हमारा एब्सोल्यूट एरर, यानी कि परम त्रुटि। तो ये परम त्रुटि कैसे निकलेगी बच्चे? तो परम त्रुटि हम निकाल सकते हैं ऐसे इंडिविजुअली अगर निकालना चाहे तो जो भी आपकी मेजर वैल्यू आई है, आपका वैल्यू या तो इस एक्चुअल वैल्यू से कुछ ज्यादा आया होगा या मे बी कम आया होगा, यही तो पॉसिबिलिटी है। सॉरी, तो पॉसिबल है कि मे बी कुछ ज्यादा हो सकता है या कुछ कम आ गया हो। तो इसी तरह से इंडिविजुअली हम इस चीज को देख सकते हैं, आपका वैल्यू दूसरे से भी इतना ही कुछ ना कुछ चेंजेस इसमें हो सकते हैं, तीसरे से भी कुछ ना कुछ इतना ही चेंज हो सकता है। तो सभी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में कुछ ना कुछ डिफरेंस पॉसिबल है इसमें आ गया हो। तो जो भी आपकी मेजर्ड वैल्यू है और ट्रू वैल्यू है उनका जो डिफरेंस आपको मिलेगा वही हमारी एब्सोल्यूट एरर होती है। ठीक है, तो मेजर्ड वैल्यू जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे देख लीजिए कि a1 यहाँ पर आया है तो a1 माइनस am भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, एरर हमेशा आप पॉजिटिव ही दिखाएं, प्लस माइनस मेरा लगाने का सिर्फ उद्देश्य यही था कि पॉजिटिव में से ही आप इसको लिखें या एक मोड फॉर्म में हम लिख देते हैं। तो a1 माइनस am भी लिख सकते हैं। तो मान लीजिए जैसे a1 आपका ज्यादा है, मान लीजिए आपका वैल्यू है 2.5, ठीक है, तो आपने मेजर किया है इसमें 2.6, किसी गलती से कर दिया लेंथ को, तो आप कैसे डिफरेंस निकालेंगे इसका? तो आप कैसे डिफरेंस निकालेंगे स्टूडेंट्स? 2.6 माइनस 2.5 आप करेंगे तो डिफरेंस जो आ गया है 0.1 का आ गया, 0.1 सेंटीमीटर का आ गया। तो ये आपकी क्या कहलाएगी? ये एब्सोल्यूट एरर कहलाएगी। ठीक है, और अगर आपकी एरर फॉर एग्जांपल 2.4 है, वो सॉरी मेजरमेंट आपकी 2.4 है, तो 2.4 है तो अब क्या होगा? तो अब फिर आप कर दीजिए इसमें से 2.5 माइनस 2.4, तो अब डिफरेंस फिर पॉजिटिव मिलेंगे। तो बेसिकली जो भी वैल्यू आपकी ज्यादा है उसी को आप फर्स्ट ले लें और कम वैल्यू में से कम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो a1 माइनस am आप कह सकते हैं इसको, तो a2 माइनस am कह सकते हैं, इधर a3 माइनस am कह सकते हैं। ये सब हमारी ऑब्सोल्यूट एरर्स निकल जाएंगे। तो इंडिविजुअल ऑब्सोल्यूट एरर्स यहाँ पर आ रही है, इनको कुछ नाम दे देते हैं। तो इंडिविजुअली जो मेजरमेंट हमारी आई है मोड में हम रखेंगे इसको, तो डेल्टा a1 हम इसको बोल देते हैं, सेकंड को हम बोल देते हैं डेल्टा a2 और थर्ड को हम बोल देते हैं डेल्टा a3। तो हमारी इंडिविजुअल कुछ ना कुछ ऑब्सोल्यूट एरर या परम त्रुटियां निकल गई हैं, हर एक की अलग अलग मेजर्ड वैल्यू से कंपैरिजन करने के बाद। तो अगर हम इनका भी मीन कैलकुलेट कर दें, ठीक है ना बेटा, मीन कर दें, इनका एवरेज हम निकाल दें तो वो बन जाएगा मीन ऑब्सोल्यूट एरर। तो मीन ऑब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड आउट करें? तो ये हो जाएगा डेल्टा a1 प्लस डेल्टा a2 प्लस अप टू कितना n टर्म्स है तो ओवर n कर दीजिए, तो ये आपका बन गया है मीन ऑब्सोल्यूट एरर। तो यानी कि जितनी भी इंडिविजुअल गलती संभावित है हमारी आ रही थी, जो भी त्रुटि हो रही थी, उन सब का औसत हमने निकाल दिया तो ये हमारी औसत परम त्रुटि आ जाती है। तो औसत परम त्रुटि डेल्टा ए मीन। ओके, तो ये जो औसत परम त्रुटि है ये काफी कुछ इंडिकेट कर रही है इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के लिए। ये क्या इंडिकेट कर रही है कि कम से कम इतनी गलती तो आपके एपरेटस में या आपके द्वारा इस एक्सपेरिमेंट में हो रही है। ओके, तो यही मीन ऑब्सोल्यूट एरर शो करती है यहां पर लीस्ट काउंट ऑफ द एपरेटस, इंडिकेट करता है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है? सबसे जो भी मिनिमम वैल्यू है जो एपरेटस मेजर कर सकता है, या कम से कम जितनी गलती आपका एपरेटस कर सकता है वो उसकी लीस्ट काउंट कहलाती है। तो यही मीन ऑब्सोल्यूट एरर लीस्ट काउंट की तरफ इंडिकेशन कर रही है, जो एवरेज यहां पर गलती हुई है, जो भी सबने गलती निकाली है। तो अगर इस लीस्ट काउंट को अगर हम देखें, लीस्ट काउंट एरर क्या है, तो थोड़ा सा इसको समझेंगे। तो कितनी है? स्मॉलेस्ट वैल्यू। स्मॉलेस्ट वैल्यू का मतलब है कम से कम जो मापी जाएगी, दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट। चलिए ज्यादा दूर में जाइए, अपना स्केल उठाइए, आपके पास सभी के पास एक स्केल होगा, निकालिए उसको। तो जनरली 15 सेंटीमीटर का आजकल हम सब अपने बॉक्स में रखते हैं, तो 15 सेंटीमीटर का जो स्केल्स होता है, तो अगर आप इसकी रीडिंग देखें 0 से 1 के बीच में, तो 0 से 1 के बीच में रीडिंग देखेंगे तो कुछ नंबर ऑफ डिविजन्स बने होते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स बने होते हैं ना, उनको काउंट करिए। तो उनको काउंट करेंगे तो आपको मिलेगा वो कितने हैं? 10 डिविजन्स हैं। तो 0 से 1 यानी कि 1 सेंटीमीटर को कितने डिविजन्स में बांट दिया उन्होंने?
10 डिवीजन इक्वल डिविजन्स वो होते हैं, अगर बिल्कुल परफेक्टली उसको किया गया है तो यहां से एक डिवीजन जो होगा आपका वो कितना शो करेगा, सीधी सी बात है, अगर आप देख लें तो दैट इज द 1/10 इतना शो करना चाहिए, और ये हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। तो 1 डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर बता रहा है। तो आपका जो ये स्केल है सेंटीमीटर, कम से कम कितना मेजर करेगा? 0.1 सेंटीमीटर ही तो मेजर कर पाएगा, या कम से कम गलती कितनी करेगा? तो 0.1 सेंटीमीटर की ही कम से कम गलती वो करेगा। अब जैसे मैंने आपको लेंथ मेजर करने के लिए दिया था, उसका लेंथ मुझे पता था हमारा एक्चुअल वैल्यू फॉर एग्जांपल 2.5 है सेंटीमीटर। तो अगर आप इसको गलती करते हैं इस एपरेटस में, तो संभावना है कि या तो 2.4 आप लेके आएंगे या 2.6 लेके आएंगे। ठीक है, तो आप कोई भी वैल्यू 2.5 और 2.4 के बीच में नहीं लेके आएंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं है 2.4 और 2.5 के बीच में वैल्यू नहीं है। ओके, अगर सिग्निफिकेंट फिगर थोड़ा बढ़ा दें तो बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, 4.1 भी हो सकता है, ओके 4.2 भी हो सकता है, व्हाटएवर। इसी तरह से 2.5 और 2.6 के बीच का डिफरेंस आप नहीं ला पाएंगे, क्योंकि आपका एपरेटस सिर्फ 0.1 सेंटीमीटर तक ही माप सकता है, इससे कम नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपके स्केल का जो लीस्ट काउंट है कितना कहलाएगा? दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। समझ पाए मेरी बात? तो यही लीस्ट काउंट कहलाता है, या इसको हिंदी में बोल देते हैं हम अल्पात्मांक। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थोड़ा सा उम्मीद है समझ पाए हूं। अब हर एपरेटस की अपनी एक अल्पात्मांक होती है, तो मैंने एक जनरली स्केल की बात की, लेंथ के केस में मैं बात कर रहा हूं। तो लेंथ के केस में 0.1 सेंटीमीटर हमारे स्केल के लिए हो गया। हम इससे कम मापना चाहते हैं तो वर्नियर कैलिपर्स की तरफ चले जाते हैं, तो 0.01 सेंटीमीटर हमारे वर्नियर कैलिपर का अल्पात्मांक यानी लीस्ट काउंट होता है। उससे कम और हमें जाना है तो हम और कम भी जा सकते हैं, तो 0.01 सेंटीमीटर ये जो अल्पात्मांक होता है हमारे स्क्रू गेज के लिए हो जाता है। ठीक है, तो लेंथ मेजरमेंट करने के ही ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो हर एक की अपनी एक अल्पात्मांक होती है, जैसे द लीस्ट काउंट। तो ये एरर जो है हमारे एसोसिएट होती है आपके इंस्ट्रूमेंट का रेजोल्यूशन कितना है, तो किस हिसाब से वो रेजोल्यूशन दे रहा है इस बात पे इंडिकेट करेगा। एग्जाम्पल दे दिया है, जैसे वर्नियर कैलिपर्स के लिए लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर, और आगे हम स्फेरोमीटर वगैरह यूज करते हैं तो 0.001 सेंटीमीटर। समझ पाए हैं तक? चलिए अब थोड़ा सा और इसमें आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले एक चीज थोड़ा और देखेंगे, कुछ एरर्स अभी हमारी रह गई हैं जैसे हम बात कर रहे थे अबाउट द रिलेटिव एरर्स। तो थोड़ा देखेंगे रिलेटिव एरर। अभी मैंने बताया पीछे क्या कहते हैं हम इसको, इसको कहते हैं हम सापेक्ष त्रुटि। अब सापेक्ष त्रुटि हम देखना चाह रहे हैं, तो सापेक्ष त्रुटि क्या है? एक फ्रैक्शनल एरर है। ठीक है, एक अनुपात है, एक रेशो है। जितना भी एपरेटस में कोई आपने लीस्ट काउंट फॉर एग्जांपल दिया है डेल्टा ए, और आपने उसका कुछ वास्तविक जो मान है, मान लीजिए ए एम है, तो उसका जो मेजर्ड वैल्यू आप लिखेंगे, मेजर्ड वैल्यू का मतलब होता है उसका माप, कितना माप उसका आया है। तो वो डेफिनेटली कितना हो सकता है? वो तो या तो ए एम से कुछ ज्यादा होगा या ए एम से कुछ कम होगा, यानी कि उसके वास्तविक मान से कुछ ज्यादा होगा या कम होगा। फिर से याद दिला देता हूँ 2.5 सेंटीमीटर को, 2.5 सेंटीमीटर से या तो ज्यादा लेके आओगे या कम लेके आओगे, अगर 2.5 हमारा वास्तविक मान है तो ये मेजर्ड वैल्यू कहलाता है। इसको सिंपली हम ए से ही शो कर देते हैं, और इस वैल्यू में जब हम अपनी मेजर्ड वैल्यू को लिखते हैं तो यही जो वैल्यू है लिखना कहलाता है एरर लिमिट्स। तो ये एरर लिमिट्स में लिखना भी कहलाता है, यानी कि त्रुटि की सीमा में लिख देना है कि कोई भी माप जब आपने मापी है तो उसका वास्तविक मान कितना है और त्रुटि कितना है, वो इंडिकेट उसमें हो जाए, तो ये त्रुटि सीमा में लिखना भी कहलाता है। ठीक है बच्चे, तो अब इस स्थिति में हम इसका रिलेटिव एरर देखें या सापेक्ष त्रुटि देखें, तो वो होता है डेल्टा ए ओवर एम। ठीक है, इस पे मोड हम लगा देते हैं कि हमारी जो एरर है, जैसा कि समझाया था हमने पीछे, ये आपका पॉजिटिव ही हमें लेना है। तो डेल्टा ए ओवर ए एम मतलब सिंपल मेजर्ड नहीं, सॉरी, ये हमारा मीन वैल्यू है, ए एम हमारा मीन वैल्यू है। ओके, मेजर्ड वैल्यू सिंपल हमने ए माना हुआ है। तो यही हमारा एरर रिलेटिव एरर या सापेक्ष त्रुटि कहलाता है। इसी को हम फ्रैक्शनल एरर भी बोल देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ पाए बात ये? अब इसी तरह से एक और निकलता है परसेंटेज एरर। ओके, अगर हम परसेंटेज एरर निकालें तो कुछ नहीं करना, जो रिलेटिव एरर आपने फाइंड आउट किया उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको वैल्यू परसेंटेज में मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा डेल्टा ए ओवर ए एम। ओके, जो भी मीन आपने वैल्यू, ये भी मीन ही है एब्सोल्यूट एरर,
तो इंटू 100 आप करेंगे तो ये परसेंटेज एरर मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे चलो वायर के ही केस को थोड़ा सा रिकॉल करो, एक एग्जांपल थोड़ा सा देखते हैं। तो अब लेंथ आपने 2.5 सेंटीमीटर निकाला, अब उसमें जो एरर है संभावित है कितनी आ सकता है, 0.1 उस केस के लिए हम देखें जो लीस्ट काउंट है। तो एल का वैल्यू एरर लिमिट्स में 2.5 प्लस माइनस 0.1 हो गया। अब आपसे कहता है इसमें परसेंटेज एरर बता दीजिए। तो परसेंटेज एरर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यस निकाल देंगे। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए ये तो हमारा हो गया एक्चुअल वैल्यू, ये हो गया हमारा लीस्ट काउंट, तो कितना हो जाएगा 0.1 ओवर 2.5 इंटू 100 कर दीजिए। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए, एक 10 और उधर चला जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो जो भी होगा ये सॉल्व होकर के आपका लगभग आ गया है 4%। तो इतना एरर इसमें हो रहा है। ऐसे केवल अगर रिलेटिव एरर पूछा होता तो भी आप कैलकुलेट कर देते। तो इस तरह से हम अपने रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थोड़ा सा उसको नोट भी करते रहिएगा स्टूडेंट्स, जहाँ पे भी कुछ लगे संभावनाएं हैं उनको प्लीज डाउट है वो पूछ लीजिएगा। अब आगे हम चल रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में, इसको मैं थोड़ा रब करने जा रहा हूँ। अब आगे हम चल रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कुछ पर्टिकुलर तरह के एरर्स, कुछ इक्वेशंस हमें मिलते हैं, क्योंकि हमेशा जरूरी नहीं है कि एक सिंगल फिजिकल क्वांटिटी हमें या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मेजर करनी है। हम तो ड्राइव क्वांटिटी भी तो मेजर करते हैं स्टूडेंट्स, और ड्राइव क्वांटिटी के बारे में आप लोग जानते हो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर के बनती है। चलिए एक अलग अलग इसके एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, पहले मान लेते हैं कि माना कि हमारे पास ए और बी दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन का मतलब एक प्रोपोगेशन हम एरर का करने जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ अलग अलग केसेस हम देखेंगे कैसे हमारी इक्वेशंस बनती हैं। तो हमने दो क्वांटिटीज मान ली है ए एंड बी, उनकी जो मेजर्ड वैल्यू है ए प्लस माइनस डेल्टा ए है या बी प्लस माइनस डेल्टा बी है, जहां पर डेल्टा ए और डेल्टा बी क्या है, इनकी एब्सोल्यूट एरर्स हैं। अब सबसे पहले सम का केस देखते हैं। एरर ऑफ सम अगर हम निकालें तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी x इक्वल ए प्लस बी है। ठीक है, एक इक्वेशन है ए प्लस बी, दो फिजिकल क्वांटिटीज के एडिशन से वो बन रही है। ठीक है, जैसे उदाहरण अगर अब याद दिलाऊं मैं आपको, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ऐसे बन जाती है ना एस इक्वल। तो उसी तरह से x इक्वल ए प्लस बी यहाँ पर बन रहा है। तो अब x की वैल्यू में कितना एरर हो सकता है, जनरली अगर हम फ्रैक्शनल एरर देखें तो कितना होगा, वो थोड़ा सा केस हम यहाँ पर देखेंगे। तो अगर इसको एरर लिमिट्स में लिखें तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे हम x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा a प्लस माइनस डेल्टा a, और इसको लिखेंगे आप b प्लस माइनस डेल्टा b। इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन हल्का दे दें आप, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, और प्लस माइनस कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट्स, ये आ गया है x प्लस माइनस डेल्टा एक्स के इक्वल आ गया। तो यहाँ से आप थोड़ा सा कंपैरिजन कर लें, तो a प्लस बी तो x का ही वैल्यू था, ये डेल्टा a प्लस डेल्टा बी क्या आ गया है, ये डेल्टा a प्लस डेल्टा बी आपका आ गया है डेल्टा x के इक्वल। डेल्टा x हमारा क्या है, ऑब्सोल्यूट एरर, या एक तरह से मीन ऑब्सोल्यूट एरर हम कह सकते हैं। तो ये इक्वल आ जाएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा बी के इक्वल। समझ पाए, इसका एक एग्जांपल ले लें कि मान लीजिए एक लेंथ आपके पास L1 इक्वल दे दिया है 1.5 प्लस माइनस 0.1, दूसरा लेंथ दे दिया है आपको 2.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर्स में है फॉर एग्जांपल। तो आपसे कहता है इन दोनों लेंथ्स के सम में एरर बताइए। ठीक है, तो अगर हम दोनों का सम अगर कर दें L1 प्लस L2 तो कितना मिलेगा, तो 1.5 प्लस 2.5 और प्लस माइनस जो एरर है डेल्टा ए प्लस डेल्टा पी, यही हमारी मीन ऑब्सोल्यूट एरर है। तो इट मीन 0.1 प्लस 0.1 आप इतना करेंगे तो ये ऐड होकर के कितना हो जाएगा 4 प्लस माइनस 0.2। तो ये 0.2 ही क्या हुआ, ये हमारी मीन ऑब्सोल्यूट एरर हो गई है इनके सम। और परसेंटेज एरर आगे पूछे तो आप अभी बताया फाइंड आउट कर सकते हैं, रिलेटिव पूछे तो भी आप बता सकते हैं। तो एरर ऑफ अ सम ये निकल जाता है। इसी तरह से डिफरेंस के केस में भी कर सकते हैं आप। डिफरेंस के केस में अगर फिजिकल इक्वेशन आपकी आ गई है a माइनस बी फॉर एग्जाम्पल, तो बिल्कुल सिमिलर केस ही इसमें अप्लाई होगा। और इसमें भी आप एरर लिमिट्स में अगर डेल्टा एक्स को आप लिखते हैं तो ये आपका आ जाएगा a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो एरर्स इसमें भी सम फॉर्म में ही आएगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात। मान लो इसी वाली केस में आपको L1 माइनस L2 फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया जाए, तो L1 माइनस L2 अगर फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे
तो फिर उस हिसाब से एरर 0.2 आएगा। एल का वैल्यू तो चेंज हो जाएगा, लेकिन ये लिमिट जो एरर जो आएगा, मीन ऑब्सोल्यूट एरर आएगा, वो 0.2 ही आएगा। तो यहां पर भी डेल्टा एक्स का वैल्यू होगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। आई होप समझ में आ रहा हो। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलें आगे। चलिए, अब और केसेस होते हैं। एरर्स ऑफ ए प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट की कोई इक्वेशन बन जाए, बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे 4C एग्जांपल होता है एफ इक्वल एम में, पॉपुलर एग्जांपल है। तो ये एक हमारी प्रोडक्ट का केस बनता है। तो प्रोडक्ट के केस में क्या करते हैं, एक मान लेते हैं पहले जनरल इक्वेशन स्टूडेंट्स। तो x इक्वल कितना है, मान लिया हमने x इक्वल हमारे पास आता है a इंटू बी। वही चीज है, a और b की वैल्यू में हमने एरर्स मानी हुई हैं, इससे पीछे जिस तरह से माने थे। तो एरर लिमिट्स में इसको भी लिखिए, x प्लस माइनस डेल्टा x। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा a, 1 सेकेंड, तो ये हो जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा ए, स्मॉल ले लीजिए कैपिटल ले लीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनटू ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा b प्लस माइनस डेल्टा बी। तो अब इसका एरर यानी डेल्टा एक्स हम देखें, रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है, तो वो थोड़ा सा देखें। तो सिंपल मैथमेटिक्स भी हम इसमें लगा सकते हैं, और एक और मेथड होता है इसमें, लॉगरिथम की हेल्प से भी इसको कर सकते हैं। चलिए पहले मैं सिंपल तरह से बता देता हूँ, हालांकि लॉगरिथम जो है बहुत ईजी होता है, उससे भी आप कर सकते हैं। तो सिंपल मैथमेटिक्स मल्टीप्लाई इसको करें तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा ए बी प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी, और ये आ जाएगा प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा ए, और ये आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। कर सकते हैं ना बेटा इतना। और यहाँ से एक काम कर ले, हम एक्स कॉमन ले लें, एक्स कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, इतना कर लें इसको। तो इतना करोगे तो एक्स इधर आके डिवाइड भी कर सकता है, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स ओवर एक्स इतना हम लिखें। और यहाँ पर एक्स डिवाइड अगर करेगा, और एक्स का वैल्यू कितना है हमारे पास, ए इंटू बी है, तो सिंपल है, यहाँ पे 1 बचना चाहिए, और यहाँ पर कितना बचना चाहिए, डेल्टा बी ओवर बी बचना चाहिए, और यहाँ पर कितना बचना चाहिए, डेल्टा ए ओवर ए बचना चाहिए, क्योंकि एक्स है आपके आरएचएस पे जाएगा तो डिवाइड करेगा एक्स का वैल्यू ए भी पुट करते हुए। और ये जो टर्म है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, इट इज वेरी स्मॉलेस्ट, ठीक है, तो इसको आप नेग्लेक्ट कर दीजिए। तो इसको नेग्लेक्ट करके चलेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बन रहा है, 1 से 1 कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा डेल्टा एक्स ओवर एक्स, और ये आ जाएगा डेल्टा बी ओवर बी प्लस माइनस डेल्टा ए ओवर ए। ठीक है, तो इसमें प्लस माइनस आप बाहर ला करके लिख दीजिए, तो ये बन जाएगा डेल्टा बी ओवर बी प्लस डेल्टा ए ओवर ए, इतना हो जाएगा। और ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, डेल्टा एक्स ओवर एक्स के इक्वल आ जाएगी। तो ये इक्वेशन आपको ध्यान आ रहा हो तो इक्वेशन बन चुकी है रिलेटिव एरर की फॉर्म में। रिलेटिव एरर मतलब सापेक्ष त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि क्या होती है, डेल्टा एक्स ओवर एक्स ही तो होती है। मीन ऑब्सोल्यूट एरर अपॉन इसका एक्चुअल वैल्यू, इक्वल कितना आ रहा है, इक्वल आ रहा है प्लस माइनस डेल्टा बी ओवर बी प्लस डेल्टा बी ओवर बी, यानी कि इसमें एडिशन फॉर्म में चला गया एक तरह से देखा जाए। इसको लॉगरिथम से भी कर दो तो भी हो जाएगा। एक चीज और मैं पहले बता दूं, अगर परसेंटेज एरर निकालना है तो परसेंटेज एरर भी निकल जाएगा। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए बस क्या करना होगा, इसमें 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो परसेंटेज एरर फॉर्म में ये आ जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन आपका ना डायरेक्टली कई बार ऐसे भी आ सकता है, आपको हो सकता है कि इक्वेशन जनरली ऐसे ही बोल दे कि x इक्वल ए बी है, तो x के वैल्यू में रिलेटिव एरर का इक्वेशन लिख दीजिए, तो आपका ये रिलेटिव एरर का इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसका एक लॉगरिथम से भी आप देख लीजिए, सेकंड मेथड में एक तरह से कहूंगा, इसका सेकंड मेथड ये होगा। तो सेकंड मेथड की हेल्प से अगर करें तो कैसे करें, तो भाई ये इजी हो जाता है इससे। तो अगर आपके पास फिजिकल इक्वेशन यहाँ पर कोई है a इंटू बी, तो लॉगरिथम अगर हम अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा log x, और ये हो जाएगा बेटा log ए बी की आइडेंटिटी कितनी होती है, log a प्लस log b। तो इसको लगा करके हम ऐसे लिख सकते हैं, log ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, log a प्लस log b। फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए ऑन डिफ्रेंशिएटिंग, यानी कि अवकलन। तो अवकलन के लिए ना बेटा एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद मैं दिला दूं, डी ओवर डी एक्स। डी ओवर डी एक्स किसमें, log x का अगर डिफ्रेंशिएशन करें x के रेस्पेक्ट में तो इसकी वैल्यू कितनी हम लिख दें, इसकी वैल्यू लिख सकते हैं डेल्टा x ओवर x। तो इस तरह से अगर हम यहाँ लिखें, वैसे होती है 1 अपॉन एक्स, ये 1 अपॉन एक्स होती है, डेल्टा x हम लगाते हैं जब हम पूरी तरह से उसको नहीं करते हैं। तो log x बराबर कितना हो जाएगा, ये लिख सकते हैं हम डेल्टा x ओवर x, और ये हो जाएगा डेल्टा a ओवर a, और ये हो जाएगा डेल्टा b ओवर
बी, ये बन गया आपका, और बाहर इसमें आप लगा दीजिए प्लस माइनस, तो ये रिलेटिव एरर की इक्वेशन बन गया सीधा। ठीक है, डिफरेंशिएशन रूल से। तो ये थोड़ा सा कैलकुलस इसके लिए पता होना चाहिए, तब हम इसको कर पाते हैं। हालांकि जो हमारी कुछ अलग एडवांस इक्वेशंस है, पावर्स वगैरह की फॉर्म में आती है, तब तो लोगरिथम ही लगाना पड़ेगा। स्पेशली जो नेक्स्ट केस आ रहा है उसमें मैं लोगरिथम से ही उसको करूंगा। तो ये एरर आपके प्रोडक्ट में हम इस तरह से बता देते हैं। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ा समझ पाएंगे आप। जैसे मान लीजिए हम फोर्स इक्वल एम ए का ही बात कर रहे थे, ठीक है, एफ इक्वल एम ए। तो हम आपसे कह देते हैं, आपको क्वेश्चन एक दे देते हैं कि इफ मास मेजरमेंट में आपका कुछ परसेंटेज एरर है, परसेंटेज एरर की फॉर्म में दे दिया, फॉर एग्जांपल आपसे कह दिया 2% है, ठीक है, एक्सेलरेशन मेजरमेंट आपका 3% है, ठीक है, यानी परसेंटेज एरर इन द मास मेजरमेंट, यानी मास द्रव्यमान के मापन में 2% है और एक्सेलरेशन के मापन में 3% है, प्रतिशत के रूप में दे दिया आपको। तो आपसे कहता है फोर्स मेजरमेंट में कितना परसेंटेज एरर होगा, परसेंटेज में पूछ रहा है आपसे। ठीक है, क्वेश्चंस कराऊंगे, क्वेश्चन वाले लेक्चर में उसको थोड़ा देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक जस्ट एग्जांपल की तरह से देख लीजिए। तो अब आपको पहले इसका परसेंटेज एरर इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो पहले रिलेटिव एरर इक्वेशन लिखें। तो रिलेटिव एरर इक्वेशन पूरा प्रोसेस करने की यहाँ जरूरत नहीं है, क्वेश्चन के दौरान आप डायरेक्ट लिखिए डेल्टा एफ ओवर ए, तो ये हो जाएगा डेल्टा एम ओवर एम, और ये हो जाएगा प्लस डेल्टा ए ओवर ए। प्लस माइनस को बाहर आप लिख दें, यहां पर चाहे सिर्फ प्लस ही लगा दें, तो ये हो गया। अब इसका परसेंटेज एरर कैसे लिखेंगे? परसेंटेज एरर लिखने के लिए आप क्या करते हैं बेटा, 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका बन जाएगा था डेल्टा एम ओवर एम इंटू 100 प्लस, और ये बन जाएगा डेल्टा ए ओवर ए इंटू 100। तो यही वैल्यू आपको गिवन कर रखा है, दिस इज द परसेंटेज एरर इन टू, क्योंकि डेल्टा एम ओवर एम क्या बता रहा है, दिस इज द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास, और दिस इज द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए। ये वैल्यूज डायरेक्ट आपको गिवन कर दिया, दिस इज द 2% एंड दिस इज द 3%। तो आपका सिंपली कितना आ गया, 5%। 5% किस में आ गया, फोर्स मेजरमेंट में आपको एरर पता चल गया। ओके, तो और भी क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। कई बार परसेंटेज की वैल्यू की फॉर्म में ना देकर के आपको हो सकता है एरर लिमिट्स में लिख कर दे दे। आपसे कह दिया कि 2 प्लस माइनस 0.1 ऐसे बोल दिया, किलोग्राम्स में कुछ ऐसा दे दिया, ठीक है, और a इक्वल आपको दे दिया फॉर एग्जांपल 5 प्लस माइनस 0.5 ऐसा कुछ दे दिया। तो अब आपसे पूछ ले इसका परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर, तो यू नो वेरिएबल निकाल सकते हैं ना। ये हमारा क्या है, ये हमारा इसका ट्रू वैल्यू है, और ये क्या है, ये आपका लीस्ट काउंट है। तो लीस्ट काउंट आप पुट करेंगे, फॉर्मूला आपके पास है, निकाल दीजिए, जो भी आपसे पूछे कैलकुलेशन करनी है। तो क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस, तब थोड़ा सा इसको समझेंगे। चलिए अगला केस देखते हैं। अगला केस आ रहा है बेटा, एरर ऑफ ए क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब कि डिवीजन फॉर्म में आपको दे दे, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी डिवीजन फॉर्म में तो हो सकती है ना स्टूडेंट्स। कोई एग्जांपल बताओ डिवीजन फॉर्म के लिए मेरे को। डिवीजन फॉर्म के लिए एग्जांपल क्या होगा? जैसे कि डेंसिटी की बात कर लें, तो डेंसिटी होता है कितना, मास ओवर वॉल्यूम। तो ये डिवीजन का ही एग्जांपल है ना स्टूडेंट्स। तो ये डिवीजन का एग्जांपल है। तो अब जर्नली कैसे हम इसको कैलकुलेट करें, तो इसको बेटा आई सजेस्ट लॉगरिथम से ही करिए। वैसे तो उसमें बाइनोमियल वगैरह लगा करके थोड़ा लेंथी सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं है उसका, आप लॉगरिथम से इसको करिए। मान लेते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी x इक्वल आपको जर्नली दे दिया है a ओवर b, और अब आपसे कह रहा है इसमें एरर, रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर इसका बताइए। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सीधा आप लॉगरिथम अप्लाई कीजिए ऑन टेकिंग द लॉग। तो लॉग x इक्वल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग a ओवर b। लॉग x का डिफरेंशिएशन आप करेंगे, फिर अब डिफरेंशिएशन करने के बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा x ओवर x, और यहां पर हो जाएगा डेल्टा a ओवर a प्लस डेल्टा b ओवर b। ओके, बाहर प्लस माइनस अगर आप लगा दें तो ये इक्वेशन बन गई है किसकी, रिलेटिव एरर की। अब रिलेटिव एरर की इक्वेशन बनी है तो परसेंटेज एरर की भी बन जाएगी। तो परसेंटेज एरर के लिए क्या करना होता है, आपको 100 से मल्टीप्लाई ही तो करना है। तो ये हो जाएगा डेल्टा a ओवर a इंटू 100 और प्लस डेल्टा b ओवर b इंटू 100, दैट्स इट। तो ये परसेंटेज एरर के लिए बन गया। अब मान लो, चलो इसी को ले लो एग्जांपल को, रो इक्वल एम ओवर वी आपको दिया हुआ है, एम फॉर मास, वी फॉर वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। तो हो सकता है आपको वो वैल्यू कुछ दे दे, मास के मेजरमेंट आप में आपको फॉर एग्जांपल वो दे देता है 4%, ठीक है, और वी के मेजरमेंट में आपको दे देता है 2% एरर है। तो बता दीजिए डेंसिटी के मेजरमेंट में कितना एरर होगा, परसेंटेज एरर।
ये आपसे पूछ लेता है। तो कैसे करेंगे, परसेंटेज एरर के लिए है ना फॉर्मूला, अप्लाई कर दीजिए। तो इन द टर्म्स ऑफ रो, तो रो में परसेंटेज एरर कितना होगा, इतना होना चाहिए। और रो इक्वल होता कितना, ये आपको पता होना चाहिए, एम अपॉन वी है। तो अकॉर्डिंग टू क्या बनेगी इक्वेशन, ये बन जाएगी डेल्टा एम ओवर एम इंटू 100, और ये प्लस डेल्टा वी ओवर वी इंटू 100। यस, एक चीज ध्यान रखें, चाहे डिवीजन है या प्रोडक्ट है, दोनों के केस में प्लस में ही रिलेटिव एरर इक्वेशन आती है। बाहर प्लस माइनस आप लिख सकते हैं अगर रिलेटिव एरर लिखने हैं, परसेंटेज एरर में तो प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। तो डेल्टा एम ओवर एम कितना दे दिया इसने, 4% दे दिया ना स्टूडेंट्स, ठीक है। और डेल्टा वी ओवर वी कितना दे दिया, 2% दे दिया। तो कितना हो गया, 6% हो गया। 6% विल बी द आंसर। समझ पाए मेरी बात, क्लियर हो रहा है। ये एरर ऑफ ए क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अब एक्सपोनेंट फॉर्म में भी आ जाती है। ओके, कुछ जनरल प्रॉब्लम्स बन जाती हैं, क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे कि आपसे कह दिया एक क्वांटिटी है x इक्वल, और आपसे कह दिया a रेज टू द पावर p। ओके, एक फिजिकल इक्वेशन दे दी आपको। अब इस फिजिकल इक्वेशन का कैसे हम एरर फाइंड आउट करें, रिलेटिव या परसेंटेज जो भी आपसे पूछे। लॉगरिथम ही लगाइए इसमें, लॉगरिथम इज द बेस्ट रूल। तो log x आप लगा दें तो log a रेज टू द पावर p। अब लॉगरिथम a रेज टू द पावर p का सॉल्यूशन अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, p इंटू लॉगरिथम a, और ये हो जाएगा log x। और log x अब डिफरेंशिएशन करें इसका, ऑन डिफरेंशिएटिंग, यानी कि डिफरेंशिएशन का मतलब है अवकलन करना। करिए अवकलन, तो log x का करेंगे तो कितना हो जाएगा, डेल्टा x ओवर x, और ये हो जाएगा p इंटू डेल्टा a ओवर a। इतना आप करेंगे तो बस आ गया इक्वेशन, ये रिलेटिव एरर इक्वेशन हो गया। ठीक है, इसमें और कुछ था ही नहीं। और परसेंटेज एरर अगर आपसे पूछ ले तो परसेंटेज एरर के लिए क्या करेंगे, इंटू 100 कर देंगे स्टूडेंट्स। तो ये कितना हो गया बेटा, ये हो जाएगा p इंटू डेल्टा a ओवर a इंटू 100। गॉट इट, समझ पाए मेरी बात। एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए एग्जांपल लेने पे कह देता है कि वो स्फेयर है आपके पास ना, वी हैव द स्फेयर। स्फेयर मतलब गोला। तो एक स्फेयर है, गोला है, और गोला में कोई इसका त्रिज्या रेडियस होगा। तो आपसे कह देता है कि रेडियस मेजरमेंट में 3% का एरर है, कुछ ऐसा बोलती है आपसे। ठीक है, रेडियस मेजरमेंट में 3% का एरर है। तो आपसे कह देता है फाइंड परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट। ओके, मेजरमेंट किस मेजरमेंट में, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब आयतन, ऐसा कुछ बोल दिया इन्होंने। कैसे करें जी इसको, पहले आपको पता होना चाहिए भाई स्फेयर यानी गोले का आयतन होता कितना है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करें तभी कर पाएंगे ना। कितना होता है, यू नो वेरी वेल स्टूडेंट्स, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 पाई कांस्टेंट है, ठीक है, इसको एरर में हम इंक्लूड नहीं करेंगे। हमारे लिए इक्वेशन है v इक्वल आर क्यूब। अब इसका सबसे पहले परसेंटेज एरर की ही बात हो रही है ना, तो परसेंटेज एरर आप इसका लिखिए, सॉरी। तो परसेंटेज एरर कितना लिखेंगे, इन द वैल्यू ऑफ v। तो ये हो जाएगा डेल्टा v ओवर v इंटू 100। ओके स्टूडेंट्स, और ये हो जाएगा 3 इंटू डेल्टा r ओवर r, क्योंकि केस ये यही वाला था ना। बस जो स्टार्टिंग में कांस्टेंट है उसको कंसीडर नहीं करना, ये ध्यान में, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है आपने, इसको छोड़ दीजिए आप। सिर्फ आर क्यूब को लेंगे, केवल फिजिकल क्वांटिटी को लेंगे, पावर को लेके जरूर आएंगे। तो 3 इंटू डेल्टा आर ओवर आर। अब ये वैल्यू थोड़ा सा देख लें तो आपको 3% दिया हुआ है स्टूडेंट्स एरर मेजरमेंट में, एरर। तो डेल्टा आर ओवर आर का पूरा कंप्लीट वैल्यू ही आपको दे दिया है। तो ये आपका कितना हो गया, 3 इंटू 3, तो आंसर विल बी 9%। तो वॉल्यूम मेजरमेंट में जो एरर होगा दैट इज 9%। समझ पाए। तो ये कुछ केसेस थे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के, इस पे बेस्ड प्रॉब्लम आती ही आती हैं, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ जाएंगी। ठीक है, आसान होता है अगर आपने समझ लिया है, तो नहीं समझा है तो दिक्कत रहेगी रहेगी। अब लास्ट टॉपिक रह गया इस चैप्टर का, दैट इज द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। क्या होता है समझ लें, बहुत ही आसान सी बात है। यथार्थता और सूक्ष्मता इसको बोलते हैं। ये यथार्थता है हमारा, और सूक्ष्मता क्या होती है जी, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में जनरली क्या होता है कि जो भी हम वैल्यू मेजर कर रहे हैं, ठीक है, चलिए हम जैसे 9.8 का एग्जांपल ले लेते हैं। अब अलग अलग मेजरमेंट्स आपने निकाले, किसी का वैल्यू 9.5 आया, किसी का 9.6 आया, किसी का 9.7 आया। तो मैं कहूँ सबसे क्लोज हमारे एक्चुअल वैल्यू के कौन है, तो एक्चुअल वैल्यू के कौन सा है बेटा, 9.7 काफी क्लोजेस्ट है। तो उसी के बेसिस पे हम इसको कह देते हैं दैट इज अवर एक्यूरेट वैल्यू। ये हमारी एक्यूरेसी ज्यादा दे रहे हैं,
ठीक है, हम ऐसा बोलेंगे। और ये जो एक्यूरेसी हमारी जनरली डिपेंड करती है सिग्निफिकेंट फिगर्स पे भी डिपेंड करती है कि हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ रहे हैं क्वांटिटी के अंदर। सिग्निफिकेंट फिगर्स जानते हैं ना आप लोग? हाँ, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल एक वैल्यू 9.7 आई है, एक वैल्यू 9.75 आ गई है, एक वैल्यू 956 आ गई है, तो कौन सा क्लोज होगा हमारे? यही तो होगा। तो जिसमें जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे उसी हिसाब से वो उतना ही एक्यूरेट माना जाएगा। लार्ज नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, हायर द एक्यूरेसी। प्रिसीजन क्या होता है बेटा? प्रिसीजन कहता है कि कितना रेजोल्यूशन और कितनी लिमिट के साथ हमारी क्वांटिटी मेजर हो सकती है, यानी लीस्ट काउंट पे थोड़ा डिपेंड कर रहा है। ठीक है, कि लीस्ट काउंट कितना है हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का। जितना कम लीस्ट काउंट होगा उतना ही वो ज्यादा प्रिसाइज कहलाएगा। समझाता हूं। एक लेंथ आप अपने स्केल से मेजर करते हैं 2.5, फिर वर्नियर कैलिपर से करते हैं 2.52, फिर आप कर लेते हैं अपने स्क्रू गेज से 2.523। तो सबसे ज्यादा लीस्ट काउंट सबसे कम किसका है? इसी का तो है। दिखाई दे रहा है? ओके, तो सबसे ज्यादा प्रिसाइज किसको कहूंगा मैं? इसी को ही कहूंगा ना स्टूडेंट्स। तो ये प्रिसीजन इसमें होगा। तो प्रिसीजन बताता है व्हाट रेजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड। तो ये हुआ हमारा एरर इन मेजरमेंट कंप्लीट। इसको दोबारा देख लीजिएगा वीडियो को एक बार, कहीं पे कुछ कमी लगी हो तो बताइएगा। इसको रिवाइज करिएगा अच्छे से, क्वेश्चंस इसके ट्राई कीजिएगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं डेफिनेटली कंपटीशन में भी, और आपके 11th में भी, और पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में भी। तो प्लीज गो थ्रू द होल वीडियो, इसको अच्छे से करिएगा। चलिए आज इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स। ओके, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हम वेक्टर एनालिसिस के ऊपर रखेंगे, उसमें वेक्टर के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। ओके, तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, वरना वीडियो नहीं मिल पाएंगी। ओके, तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।